मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का लेक्चर सेकंड पढ़ रहे हैं, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, रासायनिक अभिक्रियाएँ। रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं? अभिक्रियाएं जिनमें कोई रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, अर्थात वह अभिक्रियाएं जिनमें कोई नया पदार्थ बनता है उन्हें हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से पढ़ने से पहले आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर जो है वो घटक पता होने चाहिए। तो रासायनिक अभिक्रिया के घटक कौन से हैं? अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या होते हैं? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्यतः 8 भाग हैं, जिनको हमने 4 आधार के अनुसार बांटा है। ये 4 आधार हैं। पहला है ऊष्मा उत्सर्जन या अवशोषण के आधार पर, दूसरा है अभिकारक के टूटने या जुड़ने के आधार पर, तीसरा है क्रियाशीलता के आधार पर, चौथा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वृद्धि या क्षति के आधार पर। ऊष्मा उत्सर्जन मतलब जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जित मतलब बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वह अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, या वह अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्पाद की तरफ लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है ऊष्मा शोषी। वह अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। आप कहेंगे कि हम इन्हें इस तरह क्यों पढ़ रहे हैं? तो मैं पहले ही बता दूं कि इसमें A और B आपस में संबंधित है और C और D आपस में संबंधित हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा बाहर निकलती है वह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, या वह अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्पाद की तरफ लिखी जाती है उन्हें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। दूसरा पॉइंट है ऊष्मा शोषी। वह अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, या फिर वह अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा को उत्पाद की तरफ लिखा जाए उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। चलिए हमें पहले इनका आधार सीक्वेंस वाइज पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। दूसरा है अभिकारक के टूटने और जुड़ने के आधार पर। टूटना मतलब अभिकारक क्या होते हैं? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के बाईं तरफ लिखे जाते हैं। तो अभिकारक के टूटने या जुड़ने के आधार पर अभिक्रियाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहली है संयोजन अभिक्रियाएं, दूसरी है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अभिकारक जुड़कर नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं A प्लस B। कोई 2 अभिकारक हैं, मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, इन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। वियोजन का मतलब टूटना होता है। अभिकारक के टूटने के आधार पर वियोजन अभिक्रिया है। तो वियोजन का नाम दूसरा अपघटन अभिक्रिया भी होता है, क्योंकि अपघटन का अर्थ भी टूटना ही होता है। तो अपघटन का अर्थ है वह अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ टूटता है। देखिए A B प्लस C में टूट रहा है, तो यह एक अपघटन अभिक्रिया है। अब आप देखिए A और B आपस में किस तरह से संबंधित हैं, क्योंकि अभिकारक को यदि जोड़ना है तो जब जुड़ते हैं तो अधिकतर संयोजन अभिक्रियाओं में
ऊष्मा बाहर निकलती है, तो संयोजन अभिक्रियाएं मुख्यतः रूप में ऊष्माक्षेपी होती हैं। और वियोजन के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, इसलिए वियोजन अभिक्रियाएं अधिकतर ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं। अब हमें कौन सा स्रोत दे रहे हैं? अभिकारक को ऊष्मा दे रहे हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। तो ऊष्मा के अर्थ से क्या है? पहली है, सेकंड, थर्ड। पहली हम पढ़ेंगे कि यदि प्रकाश के अर्थ से हो रहा है तो प्रकाशीय विघटन, यदि वह उसे तोड़ने के लिए, अभिकारक को यदि हमें तोड़ना है, यदि हम उसे ऊष्मा दे रखे हैं तो इसे तापीय विघटन बोलते हैं। तीसरा, यदि हम उसे विद्युत धारा गुजारते हैं तो इसे विद्युतीय अपघटन कहा जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं तीसरे आधार की तरफ, क्रियाशीलता के आधार पर। क्रियाशीलता के आधार पर हम अभिक्रियाओं को फिर 2 भागों में बांटते हैं। पहला है विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रियाएं क्रियाशीलता के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं? तो 2 भागों में बांटते हैं, विस्थापन और द्विविस्थापन। पहले तो अब आपको अर्थ पता होना चाहिए कि क्रियाशीलता का अर्थ क्या है। तो क्रियाशीलता के अर्थ को समझने के लिए हमें एक सक्रियता श्रेणी जिसको आप पहले याद करेंगे, काना, कार मांगू, अली, जिन, फरिश्ता, सोने, पंजाब, ह, क्यों, हग, आगे, आयो, और क्या दिला गया? प्लेटिनम। इस सक्रियता श्रेणी को याद करने का तरीका है काना, कार, मांगू, अली, जिन, फरिश्ता, सोने, पंजाब, ह, क्यों, हग, आगे, आयो, और पीटी का मतलब प्लेटिना दिला गया। के का मतलब यहाँ पे पोटाशियम है, Na का अर्थ सोडियम है, Ca का अर्थ कैल्शियम है, Mg का अर्थ मैग्नीशियम है, Al का अर्थ एल्युमिनियम है, Zn का अर्थ जिंक है, Fe का अर्थ लोहा है, Sn का अर्थ टिन है, Pb का अर्थ लेड है, H का अर्थ हाइड्रोजन है, Cu का अर्थ कॉपर है, Hg का अर्थ पारा है, Ag का अर्थ चांदी है, Au का अर्थ सोना है, Pt का अर्थ प्लैटिनम है। ये एक सक्रियता श्रेणी है। तो सक्रियता श्रेणी के अंदर ये क्रियाशीलता के आधार पर है कि ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व से ज़्यादा क्रियाशील है। हम ये कहेंगे कि पोटाशियम और सोडियम में कौन ज़्यादा क्रियाशील है? तो पोटाशियम ज़्यादा क्रियाशील है। ऐसे ही हम लोहा और जिंक में कौन ज़्यादा क्रियाशील है? तो हम कहेंगे जिंक ज़्यादा, क्योंकि ऊपर है। जितना ऊपर लिखा होगा वो ज़्यादा क्रियाशील होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूँ लोहा और कॉपर में कौन ज़्यादा क्रियाशील होगा? तो आपका अर्थ देखिए क्या होना चाहिए कि लोहा यहाँ पर है, कॉपर इसके नीचे ही लिखी जानी है, ये श्रेणी इसके बाद यहाँ से शुरू होगी। तो इस श्रेणी के अंदर कॉपर नीचे है तो Fe पहले आ रहा है, तो Fe ज़्यादा क्रियाशील है। तो क्रियाशीलता के आधार पर क्या है कि जब ज़्यादा क्रियाशील तत्व यौगिक में से, जैसे उदाहरण लेते हैं Fe प्लस CuSO4, इसमें ज़्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व कौन सा यहाँ पर? कॉपर है, उसको हटा देता है। किस में से हटा देता है? दूसरे तत्व के यौगिक या लवण में से वो हटा देता है। एक बार हटा रहा है तो ये एकल विस्थापन होगा। अर्थात विस्थापन अभिक्रिया को कैसे देख सकते हैं? A प्लस BC, AC प्लस B। इसमें A तत्व B को हटा रहा है, इसलिए A तत्व B से ज़्यादा क्रियाशील है। इसमें सिर्फ एक बार हटा रहा है, इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं, द्विविस्थापन में क्या होगा। अब आप मेरे ख्याल से अनुमान लगा गए होंगे कि इसमें दो यौगिक होंगे, ABCD, दोनों में अभिक्रियाएं होंगी। अभिक्रिया होने के बाद ये A ने C को हटा दिया और फिर C इधर चला गया, D B के साथ चला जाएगा। यहाँ पर 2 बार विस्थापन हो रहा है, इसलिए यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। पर इसे बहुत बढ़िया बेटर वे से हम यही कहेंगे, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में ज़्यादातर आयन के एक्सचेंज होते हैं। आयन का मतलब, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, इसके लिए देख लीजिए, Na2SO4 BaCl2, तो NaCl बन जाएगा BaSO4। इसके लिए बेटर एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि Ba के ऊपर 2 पॉजिटिव होता है और Na के ऊपर +1 होता है, इसलिए सिर्फ हो क्या रहा है, तो वह अभिक्रियाएं जिसमें हाँ 2 बार विस्थापन तो होगा ही, परंतु इसमें क्या हो रहा है कि एक वाला तो उस तरफ जा रहा है, 2 वाला इधर जा रहा है, इसलिए वह अभिक्रियाएं जिनमें आयन का विस्थापन होता है या एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं या बदले जाते हैं, तो उन अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। चलिए एक बार चौथे को पढ़ने से पहले आप जितना भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, और इससे पहले कि आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, उसको रिवीजन करते हैं। ऊष्मा उत्सर्जन, उत्सर्जन का अर्थ होता है बाहर निकलना। ऊष्मा उत्सर्जन के अवशोषण के आधार पर कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, तो 2 प्रकार की होती है। ऊष्माक्षेपी, बाहर निकलना, ऊष्माशोषी, वह अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा। संयोजन अभिक्रियाएं अधिकतर क्या होती हैं, ऊष्माक्षेपी होती हैं, और वियोजन अभिक्रियाएं अधिकतर ऊष्माशोषी होती हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। ये पेपर में पूछा जाता है कि संयोजन अभिक्रियाएं अधिकतर क्या होती हैं, क्योंकि 2 चीज़ें जब मिलती हैं तो वह एक नया पदार्थ बनाती हैं, इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होंगी। और वियोजन को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो वियोजन अभिक्रियाएं अधिकतर ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं। क्रियाशीलता के आधार पर हमारी 2 प्रकार की अभिक्रियाएं, विस्थापन, यदि एक तत्व दूसरे कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक में से हटा देता है, एक बार हटाएगा तो एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यदि 2 बार हटाता है या जिसमें आयन के अंदर बदले जाते हैं, एक आयन दूसरे यौगिक के आयन से बदला जाता है, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आपने पढ़ लिया होगा। अब आप ये कहेंगे कि ये बदलने के लिए कौन जिम्मेवार है, तो ऐसे पता चलेगा कि कौन किसको बदलेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक सक्रियता श्रेणी है कि कौन ज़्यादा क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। ऊपर वाले तत्व ज़्यादा क्रियाशील होंगे, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो वो कम क्रियाशील होते जा रहे हैं। सभी को समझ आ गया होगा। चलिए आगे